नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। हमने एक नई परंपरा शुरू की है। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी साहब। सर्वप्रथम आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ये बताएं कि प्रशासनिक सेवा में कैसे आना हुआ, आपका सफ़र कैसा रहा है? हाँ देखिए, यदि मैं बताऊं, शुरुआत में सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था तो 3 दफ़ा जब नहीं हुआ तो पीसीएस देना शुरू किया। मध्य प्रदेश में जो दी तो हो गया, मेरा अच्छा स्थान था, 6th रैंक था, तो फिर यहाँ डिप्टी कलेक्टर में हो गया था। तो शुरुआत दिल्ली में रहता था तो दिल्ली से ये पास था और बहुत ही शांत और बहुत अच्छे प्रदेश के रूप में ख्याति थी, इसलिए यहाँ आया। क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में एक शुरू से मानसिकता होती है परिवार की कि बच्चा बने तो सीधे आईएएस या आईपीएस बने जी। तो उस प्रभाव का कितना असर आपके जीवन में पड़ा और पारिवारिक माहौल कैसा रहा आपको? देखिए, घर में तो थे, कज़न हमारे आईपीएस रहे, 91 बैच में रहे, एक भांजा 89 बैच में आईआरएस में रहे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में कज़न था, और हमने खुद भी 2 बार इंटरव्यू दी थी। तो एक माहौल अलग ही तरह का था। प्रशासनिक सेवा में पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल था और बिहार में उस समय प्रशासनिक सेवाओं के प्रति क्रेज़ भी था। क्योंकि मैं पटना कॉलेज से पढ़ा था तो वहाँ जिस हॉस्टल में था तो वहाँ से काफ़ी अच्छे रिनाउंड हमारे जैसे मुस्कुन दुबे साहब जो थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो वो सब भी हॉस्टल के पहले के थे। तो एक माहौल अलग ही तरह का था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहिए, काम का बहुत अच्छा मौका मिलता है। मध्य प्रदेश में जब आप आए तो ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश अति पिछड़ा राज्यों में गिना जाने लगा था। उस समय भी सड़क, पानी, बिजली की समस्या हुआ करती थी। और आज चूँकि एक लंबा सफ़र आपको हो चुका है, 95-96 में जब आप मध्य प्रदेश आए, और आज चूँकि अब आप साल 1.5 साल के अंदर आपको रिटायरमेंट के करीब आप जा रहे हैं, तो एक लंबा आपका प्रशासनिक अनुभव हो चुका है। किस ढंग से देखते हैं और किस ढंग का बदलाव महसूस करते हैं आप? देखिए, बदलाव तो बहुत है। बदलाव यदि हम रोड, बिजली, पानी, इन सारी जो बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, इन सब के पीछे यदि हम देखें तो काफ़ी बदलाव है। और लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, चूँकि अब कहीं भी थोड़ा सा भी पैचेज ख़राब दिखता है तो एक जाहिर हो जाता है कि यहाँ रोड ख़राब है, जबकि ऐसी स्थितियाँ रही हैं कि दिक्कतें काफ़ी हुआ करती थी। आज की डेट में काफ़ी बेहतर है। हेल्थ की सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, बिजली की भी उपलब्धता अच्छी है और हर तरह से विकास हुआ। क्या लगता है आपको कि अब आप शिवपुरी जैसे ज़िले में हैं, शिवपुरी अति संवेदनशील है, इसके पहले भी आप सीधी में रहे हैं, तो ये इस प्रकार के ज़िलों को, चूँकि सीधी भी एक ट्राइब वाला क्षेत्र रहा है और शिवपुरी बिल्कुल डिफरेंट है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, महाराजा लोगों का यहाँ वर्चस्व भी रहा है, किस ढंग से चुनौतियाँ रहीं आपके सामने और उसका क्रियान्वयन किस ढंग से किया आपने? देखिए, ट्राइबल ज़िले तो मैं चूँकि धार में भी रहा हूँ जी। धार में 13 में से 12 ब्लॉक शेड्यूल ट्राइबल ब्लॉक ही थे। सीधी में भी 1 ब्लॉक शेड्यूल ट्राइबल ब्लॉक था। यहाँ यद्यपि ट्राइबल ब्लॉक शेड्यूल ट्राइबल ब्लॉक नहीं है शिवपुरी में, लेकिन जो सहरिया जो हैं, जो पीवीटीजी हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है। वो लगभग 2,40,000 के आसपास सहरिया का यहाँ पॉपुलेशन है और जो कि काफ़ी पिछड़े हुए थे और उनमें काम करने की बहुत संभावना इस ज़िले में थी और उस पे वो एक चैलेंज तो वो रहा था। और दूसरा जो ज़िले को देखें तो ज़िला चूँकि भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा ज़िला है, रोड्स बाकी के मामले में तो काफ़ी अच्छा है, इरिगेशन की भी फैसिलिटीज़ कमोबेश बेहतर है, अच्छा है, और काम की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और अभी भी है। जैसे भील, भिलाला, बैगा, सहरिया ये महत्वपूर्ण जनजाति मानी जाती हैं और सरकार ने इनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानव का दर्जा भी दिया हुआ है। तो चूँकि सहरिया में आपने खुद कहा कि सहरिया में काम करने की काफ़ी संभावनाएं थी, तो क्या उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी कुछ प्रयास किया आपने? हाँ जी, अब इसमें मैं जो केंद्रीय सरकार का जो पीएम जनमन जो स्कीम है, जिसमें 17 अलग अलग जो फील्ड्स में काम करने का था, मतलब किसी हर एक ज़िले को जहाँ के पीवीटीजी की जनसंख्या थी। जैसे अपने राज्य में भारिया हैं, बैगा हैं और सहरिया हैं, ये 3 हैं। तो सहरिया राज्य ही नहीं, पूरे देश में सर्वाधिक पीवीटीजी की यदि जनसंख्या है तो वो शिवपुरी में।
तो उनके लिए हर तरह से, जैसे वो चाहे उनके लिए मकान की बात हो, वो चाहे उनके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हों, वो चाहे उनके लिए पहुंच का रास्ते की बात हो, वो चाहे बिजली कनेक्शन की बात हो, पेयजल की बात हो, तमाम चीज़ों में यहाँ काम करना था। अब बहुत बड़ा एक चैलेंज था। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि जो संख्या थी वो राज्य में रिपोर्टेड वो कम थी, चूँकि अलग से पृथक से सेंसस में इनको लिया नहीं गया था। तो वो जब संख्या हमने बताई कि उससे लगभग 70,000 परिवार ज़्यादा होंगे, तो यह भी एक शुरुआत में इसको समझ पाना थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। लेकिन जब घर घर सर्वे से हम लोगों ने इसको वेरीफाई कराया तो वो एक बहुत बड़ी संख्या निकल के आई थी। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में लगभग 29,000 से ज़्यादा मकान उनके शहरिया लोगों के बन गए हैं पीएम जनमन में। और उसी के साथ लगभग 15,000 और हैं जो कि बनने के इसमें है, प्रोसेस में है। मतलब उनका थोड़े सा समय लगेगा, उसमें 15,000 और बनेंगे। और हम लोग इसके लिए पूरा संकल्पित हैं कि इसको अच्छे से अच्छे ढंग से करें। शहरिया के साथ एक दिक्कत ये होती है कि ये कई बार वो महीनों बाहर चले जाते हैं, वो काम की तलाश में या बेहतर काम की तलाश में। वो अलग राज्य भी जाते हैं, अलग अलग ज़िले भी जाते हैं, और वहाँ इनका जाना लगभग 3-3, 4-4, 5-5 महीनों के लिए भी जाते हैं। तो वो एक कठिनाई हमेशा बनी रही थी कि उनको हम कैसे उन तक हम पहुँचे, कैसे उनको घर बुलाएं। यदि मैं बताऊं, जो अलग लगभग 86 ऐसे रोड हैं जो नए स्वीकृत हुए, जिनमें 4 तो पूर्ण हो गए, बाकी पे हमारा काम शुरू हो चुका है। मतलब 22 पे तो शुरू है और शेष पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, उस पे भी काम शुरू होंगे। रोड को छोड़ दें तो करीब 10 MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट हमारे ज़िले को मिले। उसमें भी हज़ारों लोगों को, मतलब 80,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग सेवाएं दे चुके हैं। लगभग 34,000 परिवार को पेयजल से हम लोगों ने जोड़ा है। वो भी जब मल्टी विलेज स्कीम हमारा चालू हो जाएगा तो सारे परिवार को हम लोग ये कर पाएंगे, जो अगले 3 से 4 महीनों में हम इस चीज़ को कर पाएंगे। बिजली के कनेक्शन जो हैं वो लगभग सारे गांव बसाहटों तक हम लोग पहुँचे। केवल एक अहेरा गांव है जो पोहरी का, जो बहुत सुदूर और वनांचल का गांव है, तो वो एक बाकी है, वो भी प्रोसेस में है, उसको भी हम लोग करेंगे। जहाँ इक्का दुक्का है वहाँ सोलर के थ्रू हम लोग पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य में देखेंगे, 83,000 शहरिया लोगों के आयुष्मान कार्ड बने। तो ये सब एक बहुत बड़ा काम था जिसको कि किया जाना था। और हम लोगों ने राज्य शासन की लगातार सतत मॉनिटरिंग से, ट्राइबल विभाग और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सतत मॉनिटरिंग से हम लोगों ने ये काम किए। चौधरी साहब, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में आपको 17 तारीख को देश की राष्ट्रपति ने पीएम जनमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया। इसके लिए भी आपको बधाई। ये बताइए कि जब आप, चूँकि समाज सम्मानित करता है या आपके उच्च अधिकारी सम्मानित करते हैं, बड़ा गौरवान्वित आदि महसूस होता है और आपने इतने सारे कार्य किए, और अभी राष्ट्रपति से जब आप सम्मान लिए तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बाद आप? देखिए, ये तो गर्व का पल होता है सबके लिए, और ये चूँकि टीम का था, मतलब बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि 17 विभाग या उससे ज़्यादा भी, जहाँ पुलिस की ज़रूरत पड़ी, जहाँ राजस्व की ज़रूरत पड़ी, हमने सबके सहयोग से ये काम किया। हमें NGO से भी काफ़ी मदद मिली, और लोगों तक पहुंचना, उनकी बात और एक उम्मीद उनको देना। क्योंकि शहरिया को यदि आप अभी भी देखेंगे तो बहुत बहुत पिछड़े हुए थे। मतलब वो एक तो रहते भी सुदूर हैं, और आर्थिक रूप से भी जो लाइवलीहुड का है वो भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। वैसे मैं इसमें भी कहना चाहूँगा कि लगभग 32,000 शहरिया महिलाएं हमारे आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, और लगभग 1,300 जो शहरिया महिलाएं हैं वो लखपति दीदी बनी हैं पिछले 2 साल के भीतर। तो ये एक अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, और पूरा एक टीम भाव से सारे विभाग लग के राज्य शासन के निर्देशन में हम लोग काम करें। चौधरी साहब, जब आप शिवपुरी आए तो शिवपुरी में एक बात थी, क्योंकि आपको लगभग 2.5 से 3 साल का समय हो रहा है, यहाँ पानी की समस्या काफ़ी रही है, और स्वास्थ्य को लेकर के चूँकि मेडिकल कॉलेज तो कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी समस्याएं थी। तो ये क्या आपके लिए कोई चुनौती रही होगी इसमें? देखिए, पानी की तो बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ शहर में हर बार 5 दिन, तो कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, इस तरह का जो पाइपलाइन बदला जाना था।
तो फॉरेस्ट से एनओसी का मुद्दा था, तो वो समन्वय करके वो की गई, उसके कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। और वो काम भी जो उनका जो पाइपलाइन है रिप्लेसमेंट, समय से पूर्व केंद्रीय मंत्री जी की भी उसमें काफ़ी मॉनिटरिंग रहती थी, तो हम लोगों ने समय से 4 महीना पूर्व ही वो काम यहाँ करा लिया। तो पानी की बहुत बड़ी जो दिक्कत थी वो उससे हमको दूर हुई है। आगे भविष्य के लिए भी जो मल्टी विलेज स्कीम है जल जीवन मिशन का, उससे भी हमको अतिरिक्त पानी शहर के लिए मिलेगा। ये करार उनसे जल जीवन मिशन और साथ ही शिवपुरी नगर पालिका के बीच हुआ। तो शहर में पानी की अब जो कोई असुविधा होती है तो वो मैनेजमेंट को लेकर के ही, जो कमी को लेकर के ही संभव है, अदरवाइज़ इसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ। मेडिकल कॉलेज में भी जो कई सारे काम थे वो कराए गए हैं। ज़िला अस्पताल में भी जो कई उपकरण हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं अभी, और मेडिकल कॉलेज में तो नए और सुविधाएं दी जा रही हैं। तो शिवपुरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है कि आपको जो शिवपुरी मेडिकल कॉलेज है पूर्ण रूप से जिस कल्पना के साथ उसको यहाँ शुरू किया गया था, पूर्ण आकार कब ले पाएगा? देखिए, काफ़ी कुछ तो आकार तो ले चुका है, मतलब कुछ विधा छोड़ दें तो बाकी हमको लगभग प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स अच्छे हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक का अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, पूरे देश भर से उसमें प्रतिनिधि आए थे। और कुछ जो है कार्डियो में और न्यूरो में थोड़ी परेशानी है, तो वो लगातार लगे हुए हैं। यहाँ संसाधन भी बढ़ रहे हैं, एचआर में बढ़ रहे हैं, और जो भौतिक संसाधन है उसमें भी विस्तार हो रहा है। तो लगता है कि यानी जो आपके प्रयास हैं उससे जो यहाँ की जो अमूलचूल जो अव्यवस्थाएं थी वो ठीक हो जाएंगी? देखिए, हर कोई तो कोशिश करता है। तो ये चूँकि ये एक स्कीम था, तो जिसलिए मैंने पीएम जनमन का बताया, जो समाज में सबसे जो निचले छोर पे थे उनके लिए काम करने का मौका मिला। वो काम करके भी अच्छा लगता, क्योंकि सामने यदि हम उनको देखें तो खुद ही आदमी को लगेगा कि इनके लिए तो काम करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए। और बाकी जो कई राजस्व के महाअभियान चले उसमें काम हुए, और काम करने को जैसे फूड में है, फूड में भी चीज़ें यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें थी, और उसमें भी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे एफआईआर कराए गए, जो बदमाशियाँ हुई थी उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ लगातार की। ज़मीन में भी हम लोग जो जहाँ फर्जीवाड़ा का था वो उसमें कार्रवाइयाँ हमारी भी 5-6 तो पुराने जो फर्जीवाड़ा थे उसमें बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, और सज़ा भी पिछले 2 साल में सज़ाएँ भी होनी शुरू हुई हैं। तो जिला प्रशासन के लिए तो हमेशा से रहता है कि पुलिस के समन्वय और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मदद से ही हम ये चीज़ें कर पाते हैं, और हमें यहाँ काम करने का मौका जो जनप्रतिनिधियों ने दिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। चौधरी साहब, एक प्रश्न ये कि जो कल्पना लेकर के आप भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे, 2 बार आपने इंटरव्यू भी दिया, और एक लंबा इंतजार करने के बाद चूँकि आप राज्य प्रशासनिक सेवा में रहे, आप एसडीएम का दायित्व का निर्वहन किया, और विभिन्न दायित्वों से होते हुए आप डीएम, क्योंकि एक स्वप्न होता है जब आप प्रशासनिक सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपका पहला वो रहता है कि मैं डीएम बन करके ये करूँगा। तो क्या लगता है कि जो आपने युवावस्था में जो स्वप्न देखे थे, तो कि काफ़ी हद तक उसको मूर्त रूप दे पाए? हाँ, मुझे तो काफ़ी संतुष्टि है, ख़ास तौर से पीएम जनमन को लेकर के, क्योंकि वो वैसे लोग थे कि जिनकी तो सेवा होनी ही चाहिए थी, जिन तक प्रशासन की पहुंच होनी ही चाहिए थी, और उसमें अभी भी बहुत काम बाकी है, और हम लोगों ने किया, कोशिश तो की। तो आपको क्या लगता है कि आपको यदि एक और अवसर यदि मिलता है तो आप ऐसे कौन से विषय हैं जिनको छूना चाहेंगे और उस पर काम करना चाहेंगे? देखिए, मतलब सबसे पहले तो जो कहते हैं कि जो सबसे कमज़ोर है उसकी तो सबसे पहला अधिकार प्रशासन पे बनता है, और उस तक पहुंचना हमारा पहला काम है। तो जो जैसे इसी में हम देखेंगे तो ये तो शहरिया की बात हो रही है, लाइवलीहुड पे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस ज़िले में। हालांकि आगे में आने वाले 5-6 सालों में जब नदी जोड़ो वाली परियोजना में जो केन बेतवा और पार्वती काली सिंध वाला जो होगा, तो उसमें 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन सिंचित होगी, और लगभग पूरा ज़िला हमारा ये सिंचित हो जाएगा। तो आगे भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है, काम करने के लिए उसमें बहुत है। अभी उद्योग भी, जैसे डिफेंस उद्योग का एक पाली में आने का हुआ, 2 उद्योग कालामढ़ हमारा पोहरी में वहाँ कमिटमेंट हुए हैं, और 2 और मतलब वो प्रोसेस में है, जो 2 और आ रहे हैं, और एक और भी एमपीआईडीसी उसको डेवलप कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं ज़िले में देखूं कि यहाँ
एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप है ये यहाँ काफ़ी अच्छा है। वो आप चाहे मूंगफली में देखें तो ज़िला बहुत ही आगे है। नए वैरायटी का गिरनार 4-5 में बहुत अच्छा काम ये ज़िला कर रहा है। टमाटर बहुत अच्छा यहाँ होते हैं। अब डिहाइड्रेशन यूनिट यहाँ लगे हैं जो कि ITC 5 स्टार होटल्स को भी वो लोग बाहर भेज रहे हैं। तो हमारे ज़िले के लिए उपलब्धि है। और छोटे छोटे यूनिट जो है ना, जैसे मस्टर्ड का जो डंठल होता है वो वेस्ट जाता था, उसका कोई उपयोग नहीं होता था, लोग जलाते थे। आज उससे ब्रिकेट्स बन रहे हैं, उसको बेचा जा रहा है, फर्नेस में इस्तेमाल होता। तो ज़िले के लिए वो आज उसके यूनिट हमारे सैकड़ों की संख्या में यूनिट हमारे ज़िले में हो गए हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं। लोग अब उद्योग के भी तरफ, केवल खेती बाड़ी नहीं, क्योंकि बड़ा उद्योग ज़िले में था नहीं, तो ये इस तरफ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी, ये जो युवा प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका, क्या दें? मुझे तो यही लगता है कि धैर्य से पहले चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है। और जो नीचे तक जितना आप सबके साथ, मतलब कोई भी एक आम आदमी भी की भी पहुंच आप तक रहे, तो फिर आपको चीज़ें पता होती रहती है कि कहाँ क्या हो रहा। वो दूरी नहीं बननी चाहिए। आम जनों से हम उनको सुने और जितना संभव है उतना हम उनकी मदद कर पाएँ, उतनी कार्रवाई कर पाएँ। चौधरी साहब, अंत में एक प्रश्न ये बताइए का जवाब दें कि ये जो कल और आज में बहुत परिस्थितियाँ बदली हैं, कार्य करने का जो अंदाज है, चाहे वो राजनेताओं का रहा हो, चाहे पत्रकारों का हो और प्रशासनिक हो, तो एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासनिक अधिकारी के सामने होती है कि सबसे बेहतर तालमेल बनाते हुए अपने कार्य को कराना। तो चूँकि अब नए जो आप देख रहे हैं कि कई हम घटनाक्रम भी देख रहे हैं कि जो नए युवा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें हो रही हैं, तो उनको इन दिक्कतों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यह मानता हूँ कि यदि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो एक बार जो हो जाती है, लोगों में हो जाता है कि इनमें इस तरह का नहीं है कि सामने कुछ बोलते हैं करते कुछ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो शुरुआत में किसी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर बाद में वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी चीज़ें आपने जो बताई कि ये हो सकता नहीं हो सकता, तो फिर वो ट्रस्ट करते हैं। तो ये चीज़ है कि जो मुझे जो करना है सोच समझ के मेरे ख्याल से उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और उस पर वापस भी एक बार यदि दबाव में हम वापस जाते हैं तो वो परेशानी का सबब बनता है। तो मुझे तो ये लगता है कि अपराइट रहना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रविंद्र चौधरी साहब, जिनका मानना है कि धैर्य और कर्मठता के साथ यदि हम लगनशीलता से काम करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। चौधरी साहब, आपने हमसे संवाद किया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।